कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश आगरा से। बारिश की रात में रानी को देखते हैं। वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस से कहती है मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 महीने पहले। जिस घर में रहती है उसके मकान मालिक को देखते हैं जो खबर देख रहा होता है। इसमें बताया जाता है कि यमुना नदी के ऊपर बने एक पुल के टूट जाने की वजह से बहुत सारे मगरमच्छ आगरा के निचले इलाके में आ गए हैं। खैर, अब इसके बाद घर में अभिमन्यु नाम का एक कंपाउंडर आता है। घर में रहने वाली आंटी का वो ब्लड टेस्ट करने आया था और टमाटर सस्ते मिल रहे थे तो उसके हाथ में बहुत सारा टमाटर भी था। फिर रानी नीचे उतरती है जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है और वह अभिमन्यु से टकरा जाती है। फिर वो टमाटर उठाने में उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुराते हैं। तभी रानी को पता चलता है कि 5 घंटे का एक ब्राइडल मेकअप कैंसिल हो गया, जिससे कि उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ। वह गुस्से में आ जाती है और वह चली जाती है। अपने 2 पुतले को छोड़कर रानी को इम्प्रेस करने का बहुत अच्छा मौका था, इसलिए अभिमन्यु दोनों पुतले को लेकर रानी के पीछे भागने लगता है, क्योंकि रानी रिक्शा से अपनी ब्यूटी पार्लर जा रही थी। जब वह ब्यूटी पार्लर पहुंचती है तब अभिमन्यु भी पहुंच जाता है और उसका दोनों पुतला उसे लौटा देता है। रानी उससे थैंक यू कहती है और कहती है कि आप इतनी दूर आए हैं यह देने के लिए। वो कहता है नहीं, मैं तो यहीं आ रहा था और सामने में एक कफन का दुकान था जहाँ वो इशारा कर रहा था। खैर, रानी पार्लर के अंदर चली जाती है अपने कस्टमर को संभालने के लिए। सुबह से शाम होने को है लेकिन वो देखती है कि अभी भी अभिमन्यु बाहर ही बैठा हुआ था। बारिश होने लगती है, इसलिए वो छतरी लेकर बाहर निकलती है। अभिमन्यु उसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगे। रानी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वो अपने सामने ऋषु को देखती है और अभिमन्यु को हाँ कह देती है, जिसके बाद रानी और ऋषु एक दूसरे को देखते हैं और अब दोनों अलग अलग रहते हैं। ऋषु की बात की जाए तो वह पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है और वह अपने कटे हुए हाथ पर एक नकली हाथ लगाता है पुलिस से बचने के लिए। दोनों अभी भी अलग रहते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों की लव स्टोरी हैप्पी एवर आफ्टर पर ख़त्म जरूर होगी। ऋषु जो रवि बन गया है वह एक ट्रेवल एजेंसी में जाता है और रानी का दिया हुआ उसे पैसा देता है और वह एजेंट बताता है कि वह दोनों को थाईलैंड भेज देगा अगले हफ्ते। और पैसे कमाने के लिए ऋषु एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का भी काम करता है। ऋषु जी उस मकान की मालकिन बैसाखी के सहारे चलती है और रवि को पसंद भी करती है और बस उसे रिझाने का भी कोई भी मौका नहीं छोड़ती, लेकिन रवि कभी नहीं पिघलता। फिर उसे रानी का कॉल आता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं करते। रानी उसे कहती है कि अगर वह उसे उससे मिलना चाहता है तो मिल सकता है, क्योंकि उसके अंकल आंटी आज घर पे नहीं रहेंगे। ऋषु उसे यकीन दिलाता है कि वह एजेंट से बात हुई है और वो लोग कुछ दिन में ही थाईलैंड चले जाएंगे। ऋषु से पूछता है कि तेरे उस कंपाउंडर आशिक का क्या। रानी कहती है वह सच्चा आशिक है, मुझे उससे क्या डरना। अभिमन्यु की बात की जाए तो वह शाम के 6 बजे तैयार होकर सिनेमा हॉल पहुंच जाता है और रानी का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन रानी घर पहुंच गई थी और दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। और कुछ समय के बाद रानी अपने आंटी के बाल रंग रही थी और टीवी पर दिखाया जा रहा था कि मगरमच्छ आगरा की गली तक पहुंच गए हैं। फिर वहाँ पर दोनों हाथों में टमाटर का थैला लिए अभिमन्यु पहुंच जाता है और जब वह सिनेमा की बात करता है तो रानी उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है सॉरी, मैं एकदम भूल गई थी। अभिमन्यु कहता है कोई बात नहीं और कहता है अगले हफ्ते उसके साथ सिनेमा देखने चलने। फिर बाजार में रानी और ऋषु एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर ही बात कर रहे थे। रानी को बहुत बुरा लग रहा था कि वह अभिमन्यु के साथ सिनेमा देखने के लिए नहीं गई। तभी एक चोर आता है और रानी का पर्स लेकर भागने लगता है। ऋषु और रानी दोनों उस चोर के पीछे भागते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और एक पुलिस चोर के पीछे भागने लगता है। तभी रानी की नज़र पड़ती है एसीपी किशोर पर। वो अपना मुंह छुपाने लगती है और कुछ समय के बाद एसीपी किशोर रानी के घर तक पहुंच जाते हैं और रानी उससे कहने लगती है कि आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। एसीपी बताते हैं कि दिनेश पंडित की किताब पढ़ी थी मैंने। क्लाइमैक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त था, कैसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए पति ने अपना हाथ ही काट दिया था। रानी घबराने लगती है और वो रानी को उसका पर्स लौटा देता है और कहता है कि भूतकाल से कोई है जो आपको ढूंढ रहा है। रानी इस बारे में ऋषि को बता देती है और यह भी बताती है कि उसने दिनेश पंडित वाला किताब पढ़ा है, मगर ऋषि उसे समझाता है कि वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है, उसके बाद कोई सबूत नहीं है। दोनों सिनेमा हॉल आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर किशोर भी होता है, जिसे देखकर रानी डर गई थी और वह समझ गई थी कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। इसलिए ऋषि अपना फ़ोन तोड़ देता है और सिम को फ्लश कर देता है। रानी उसे फ़ोन करती है तो फ़ोन नहीं लग रहा था और वो उसके घर भी जाती है तो देखती है कि घर बंद था। जब रानी अपनी ब्यूटी पार्लर पर काम कर रही थी तभी उसकी दुकान के सामने कचरे का ट्रक खड़ा था। वो कहती है इसे हटाने के लिए। तभी वो ट्रक के पीछे में दिनेश पंडित की किताब का लिखा हुआ एक लाइन देखती है और वो ड्राइवर से पूछती है आप दिनेश पंडित के फ़ैन हैं क्या। ड्राइवर कहता है नहीं, कोई पागल था जिसने कहा था यह लाइन लिखकर आपकी दुकान के सामने खड़े हो जाने के लिए। रानी समझ जाती है यह ऋषु था और वह घर पे आकर दिनेश पंडित वाला किताब खोलकर पेज निकाल कर पढ़ने लगती है, जिसमें वही लाइन लिखा हुआ था। और आखिर में एक फ़ोन बूथ में ऋषु रानी से बात करता है और उसे कहता है कि अगले हफ्ते वो लोग थाईलैंड
के लिए निकल जाएंगे, मगर रानी बहुत ज़्यादा डरी होती है क्योंकि हर जगह पुलिस पीछा कर रही है। ऋषु उसे कहता है, हिम्मत दिखाने पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। अगले दिन रानी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और किशोर उससे बात करता है। पूछता है कि नैतिक वर्मा के साथ आपकी बहुत बात होती है, कौन है वो, दोस्त है या लवर है? रानी बस सवाल को टालते रहती है और जवाब ढंग से नहीं देती। फिर वह दिनेश पंडित के बारे में कुछ कहने लगती है तो किशोर हंसता है और कहता है कि आप आखिरकार पंडित जी को बीच में ले ही आई। रानी कहती है, लाना तो पड़ेगा क्योंकि 30 साल पहले ऐसे ही पुलिस स्टेशन में उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया था और वह अपने अपमान का बदला किताबों के जरिए ले रही है और उनके हर कहानी में हर पुलिस की ही हार होती है। फिर वहाँ एक डीएसपी मृत्युंजय आते हैं और वो रानी से कहता है कि हम आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन रानी उसे पहचान नहीं पाती और वह अपना नील का सगा चाचा है। रानी घबराने लगती है और मृत्युंजय कहता है कि आपके लिए नील आपके पति के दूर का भाई होगा, लेकिन मेरे लिए जिगर का टुकड़ा था, मेरा भतीजा। और किशोर के कहने पर अब मृत्युंजय इस केस को संभालेगा। और रानी से पूछता है नैतिक के बारे में और पूछता है कि आखिर वो इतना ट्रैवल एजेंट को फ़ोन क्यों कर रहा था। रानी कहती है, मुझे क्या पता, उसे घूमने का बहुत शौक होगा। मृत्युंजय को पता है कि ऋषु आगरा में ही, क्योंकि रानी आगरा में अकेले नहीं रह सकती। रानी कहती है कि मैं आजकल ही इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं अकेले खुद को संभाल सकती हूँ। मृत्युंजय हंसता है और कहता है कि लोग मुझे कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि जब मृत्युंजय रानी को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है और वह कह देता है कि ऋषु से जब मिलिए तो उसे बोल देना कि मोंटू चाचा लौट आए हैं। मृत्युंजय के कहने पर पूरी पुलिस फोर्स आगरा में ऋषु को ढूंढने लग जाती है और इस इलाके में वह जाकर ढूंढने लगते हैं जहाँ पर रानी का आना जाना होता था। ऋषु जैसे ही उस ट्रैवल एजेंसी में पहुंचता है, देखता है कि वहाँ पर पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी और वो लोग एजेंट को अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ किशोर उस घर पर पहुंचता है जहाँ ऋषु छुपा हुआ था और वह मकान मालकिन की पूनम को उसका फोटो दिखाकर पूछता है कि यह आदमी यहाँ रहता है क्या। पूनम कहती है कि रुकिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर वो ऋषु के कमरे में जाती है और बता देती है कि पुलिस आई है बाहर और पूछ रही है कि क्या मैं इस आदमी को जानती हूँ। आप कहोगे तो मैं बता देती हूँ कि मैं नहीं जानती। ऋषु घबराया हुआ था और पूनम बाहर आकर पुलिस को बता देती है कि वह आदमी को नहीं पहचानती नहीं है। तभी पुलिस चले जाते हैं। रात के समय छुप कर ऋषु रानी से मिलने के लिए जाता है और वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके मोंटू चाचा शहर के डीएसपी बन के आ गए हैं और वह रानी से कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उसने ट्रैवल एजेंट को भी पकड़ लिया। रानी कहती है हम लोग यहाँ से भाग निकलने के लिए भाग निकलते हैं, लेकिन ऋषु कहता है कि अगर हम लोग भाग गए तो मोंटू चाचू को और भी मज़ा आएगा हमें पकड़ने में और वो कहता है कि वो खुद को सरेंडर कर देगा। रानी उसे समझाती है, पागल मत बनो, हम इतनी दूर ज्वालापुर से यहाँ आए हैं सरेंडर करने के लिए और तुमने अपना हाथ काटा है। तभी देखती है कि उसे मिलने के लिए अभिमन्यु आया हुआ था और उसे एक आइडिया आता है। अब वो ऋषु को कहती है कि मोंटू चाचा को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे पास एक प्लान है, मुझे पूरा भरोसा है, मुझ पर भरोसा रखना। रात में वो पहुँच जाती है अभिमन्यु के पास फिल्म देखने के लिए, जो उसके लिए सिनेमा हॉल के बाहर इंतजार कर रहा था। रानी लाल साड़ी में भीगते हुए उसके पास जाती है और उसे कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। अभिमन्यु पूछता है, प्यार नहीं, डायरेक्ट शादी, वो कहती अब दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं है। अगले दिन रानी और ऋषु हनुमान मंदिर के पास मिलते हैं और ऋषु उसे कहता है कि तुम जो कर रही है वो बंद कर दो, यह सही नहीं है, लेकिन अगर मोंटू चाचा से पीछा छुड़ाना है तो यह प्लान पर काम करना पड़ेगा। और ऋषु से कहती है कि 3 दिन बाद मेरी शादी है, आना ज़रूर। अब शादी की रात देखते हैं कि रानी सज धज के तैयार हो जाती है और शादी में मोंटू चाचा और किशोर भी आए होते हैं और उन लोग ऋषु के आने का इंतजार कर रहे थे और उन्हें लगता है ज़रूर आएगा। इसके बाद रानी और अभिमन्यु की शादी हो जाती है और रानी बस वहाँ पर ऋषु को ही ढूंढ रही थी। फिर वहाँ पर एक बैंड बाजा के बीच में ऋषु को देख लेती है जो शहनाई बजा रहा था, पर जब मोंटू चाचा देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऋषु नहीं होता। खैर, अब उसके बाद अभिमन्यु के घर आ जाती है और दोनों वहाँ थोड़ा करीब आने लगते हैं, लेकिन रानी रुक जाती है और कहती है तुम्हारे पास विस्की है क्या। दोनों ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं और वो उसे पूछती है कि क्या तुम पंडित को जानते हो। अभिमन्यु कहता है नहीं। रानी कहती है मुझसे मिलने से पहले ऋषु भी नहीं जानता था। अभिमन्यु बताने लगता है कि वह 7 साल का था तब उसके पापा मम्मी का देहांत हो गया, उसके परिवार में बच्चे थे सिर्फ उसके चाचा चाची बच्चे थे। आने लगता है कि वह 7 साल का था तब उसके पापा मम्मी का देहांत हो गया, उसके परिवार में बच्चे थे सिर्फ उसके चाचा चाची बचे थे सिर्फ उसके चाचा चाची और उसके दोनों बच्चे। जब वह 20 साल का था तो उन चारों का भी देहांत हो गया। अकेला अभिमन्यु बचा था और उसे कंपाउंडर की नौकरी मिल गई, लेकिन उसने भी उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने कई बार खुद को ख़त्म करने का भी सोचा, लेकिन एक दिन उसने क्लिनिक में रानी को देखा। रानी को देखकर अभिमन्यु की दुनिया ही बदल गई। खैर, अब अगले दिन दोनों को साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और रानी पुलिस से बस छुपते फिरती है।
फिर वो एक दिन पिज़्ज़ा मंगाती है और पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए ऋषु आता है। दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश थे और अभिमन्यु कहता है मैंने तो पिज़्ज़ा नहीं मंगाया। रानी कहती है मैं आपको सरप्राइज़ करना चाहती थी। फिर वो लोग एक रात सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे थे जिसमें अभिमन्यु हार जाता है। अभिमन्यु कहता है मैं तो लाइफ के गेम को जीतना चाहता हूँ। रानी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए छत से नीचे कूद जाऊंगी लेकिन प्यार मुझसे नहीं होगा। फिर वो उसे दिनेश पंडित का किताब देती है और अगले दिन पूनम ऋषु को दरवाजे की तरफ करके उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन रानी यह सब कुछ देख लेती है। पूनम ऋषु से कहती है पता है मेरा पैर कैसे टूटा? अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए सेकेंड फ्लोर से छलांग लगा दी थी मैंने। उसके बाद वह रानी से मिलने जाता है और उसे कहने लगता है कि पूनम मुझे ब्लैकमेल कर रही है तो आखिर मैं क्या करता? मैं तो उसे दूर ही कर रहा था। रानी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और सोचती है कि क्या लगता है कि वो लोग एक साथ कभी रह पाएंगे? ऋषु से कहता है कि चाहे अब अपना सर ही क्यों ना कटवाना पड़े मैं वो भी करूँगा और वैसे भी तुम्हारे लिए क्रिमिनल तो बन ही चुका हूँ। रात में वो बहुत पी होती है और जब अभिमन्यु उसे मिलने के लिए आता है तो वो उसके सामने कुछ भी कहने लगती है और यह भी कह देती है कि वह तो बस अपने प्यार के साथ रहना चाहती है लेकिन सब में अभिमन्यु को वो धोखा दे रही थी। अभिमन्यु सुनकर हैरान हो गया था। रानी नशे में धुत थी इसलिए अभिमन्यु उसे बिस्तर पर लाकर सुला देता है। अगली सुबह जब जागती है तो अभिमन्यु उसे अपना फ़ोन देता है और कहता है ऋषु को फ़ोन लगाइए और फिर हम देखते हैं कि मेले में ऋषु से मिलता है और उसे कहता है कि मैं आपकी मदद करूँगा ताकि आप लोग इस शहर से निकल जाएं। मैं पुलिस को संभाल लूँगा। ऋषु पूछता है कि कैसे? तो वो कहता है कि क्योंकि मैं कंपाउंडर डीआईजी से लेकर सबके घर में आना जाना होता है। मेरा सबके राज जानता हूँ मैं। ऋषु उसे पूछता है कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है कि वह रानी से प्यार करता है। भले ही वह उसके साथ नहीं रह पाएगी कम से कम रानी तो ऋषु के साथ रह पाएगी जिससे वह प्यार करती और उसी में अभिमन्यु खुश रहेगा और अगर रानी का मन भर जाए तो वह वापस अभिमन्यु के पास आ सकती है। ऋषु थोड़ा नाराज़ हो गया था। खैर अब इसके बाद अभिमन्यु अपने क्लिनिक के कमरे में ऋषु को रहने के लिए एक जगह देता है और कहता है कि आप 2 दिन के बाद थाईलैंड निकल जाएगा। आज संडे है, आज कोई नहीं आएगा। रानी अभिमन्यु से सॉरी कहती है। अपने लव स्टोरी को पूरा करने के लिए वो उसे फंसा रही थी लेकिन वह कहता है कोई बात नहीं, बस मेरे साथ एक आखिरी बार सिनेमा देख लीजिए। रानी मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि पूनम ऋषु का पीछा करते करते उसकी नए गाने तक मतलब कि अभिमन्यु की क्लिनिक तक पहुंच जाती है। फिर वो उसके करीब आने लगती है और ऋषु से कहता है कि मुझे बस 1 महीने का टाइम दो, उसके बाद मैं खुद आकर तुमसे मिलूँगा। पूनम के जाने के बाद वहाँ पर अभिमन्यु आता है और वह ऋषु से के लिए मटर पुलाव लेकर आया था और वह अंदर में गजरे का स्मेल कर पा रहा था और पूछता है कि कोई औरत आई थी क्या यहाँ पर? ऋषु कहता है हाँ पूनम आई थी, वो उसकी मकान मालकिन है। अभिमन्यु पूछता है वो आपसे क्या चाहती है? ऋषु कहता है वो मुझे चाहती है। फिर जिस पर दोनों ही हंसने लगते हैं। अभिमन्यु पूनम का पूरा नाम जानना चाहता है मगर ऋषु उसे भरोसा दिलाता है कि वो उनके प्लान में टांग नहीं लड़ाएगी। अभिमन्यु को लगने लगता है कि यहाँ कोई और भी आया था। ऋषु घबराने लगता है और कहता है कि कोई भी तो नहीं आया था लेकिन वहाँ पर जूते लगे हुए मिट्टी पड़े हुए थे और इसलिए अभिमन्यु समझ जाता है कि ऋषु को छुपा रहा है। खैर अभिमन्यु रानी को यमुना नदी घुमाने के लिए ले जाता है और रानी कह रही होती है कि सुना है कि यहाँ पर मगरमच्छ है लेकिन शायद वो ब्रिज के नीचे वाले जगह में होंगे। पुलिस ने तो वहाँ पर बैरिकेड लगा दिया है। अभिमन्यु पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मगरमच्छ को पुलिस रोक पाएगी? मगरमच्छ को पुलिस रोक पाएगी? यह पूरा नदी उनका ही तो इलाका है। उस मिट्टी के बारे में अभिमन्यु कहता है कि यह राजगीर जंगलों की मिट्टी है जहाँ पर वह जहरीला सांप मिलता है जिसके काटने से अभिमन्यु की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। और यहाँ पर अभिमन्यु रानी को बता रहा होता है कि मेरे चाचा ने मेरे पापा को बिजनेस में धोखा दिया और इसलिए मैंने उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं होता और मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है। इधर भी ऋषु बहुत
बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अभिमन्यु बिल्कुल उसी की तरह सनकी है और वह रानी को नुकसान पहुंचा सकता है। इधर रानी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। खैर, वहाँ तो अभिमन्यु रानी को कुछ नहीं करता और वह सही सलामत घर वापस आ जाते हैं और वहाँ दिखाता है कि वह दिनेश पंडित का बहुत बड़ा फ़ैन है क्योंकि उसके पास पंडित जी के किताब का बहुत सारा कलेक्शन था, खासकर उस कहानी का फ़ैन जिस किताब पर रानी की ज़िंदगी बेस्ट है, जिसे इंस्पायर होकर रानी और ऋषु ने नील को ठिकाने लगाया था। अभिमन्यु उसे कहता है, हम तो बिल्कुल आप दोनों की टक्कर के हैं, अब देखना यह होगा कि पंडित जी का सबसे बड़ा फ़ैन आप है या हम। पहली बार रानी को क्लिनिक में जब उसने देखा था तो उसके हाथों में वह पंडित जी की किताब को नोटिस कर चुका था और उस रानी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अब इसके ठीक तुरंत बाद रानी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उनसे कहने लगती है कि मेरा पति मुझे मार डालेगा। रानी मृत्युंजय से कहने लगती है कि अभिमन्यु मुझे मार डालेगा, उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। दिनेश पंडित की किताब को पढ़कर मृत्युंजय अपने बड़े भैया को कॉल करता है और कहता है कि नील के हत्यारे को घसीटकर आपके पास लाएंगे। फिर वह अपने लोगों से कहता है कि जाओ भाई, मैडम के दोनों पतियों को पकड़ के लाओ। इसके बाद पुलिस अभिमन्यु के घर और उसकी क्लिनिक पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें ना अभिमन्यु मिलता है ना ऋषु, पर उन्हें दिनेश पंडित की किताब का कलेक्शन मिल जाता है। किशोर को पता चलता है कि एक डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद सभी लोग एक नदी किनारे पहुंचते हैं और वहां से वह लोग डेड बॉडी को निकालते हैं, जिसके पास से एक ब्रीफकेस मिलता है और उसमें अभिमन्यु का आई कार्ड था और उन्हें पूनम की भी डेड बॉडी मिली है। इसलिए वो लोग रानी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसी ने अभिमन्यु और पूनम को मारा है, मगर वह कहती है मैंने नहीं मारा। किशोर पूछता है ऋषु कहाँ है, मगर वह कुछ नहीं बताती और इसलिए उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। मृत्युंजय हवालदार मीना से पूछता है कि कितने घंटे के लिए इसे लॉकअप में बंद करके रख सकते हैं। वो कहती है सिर्फ 24 घंटे के लिए, उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मगर मृत्युंजय कहता है कि आज शनिवार है और वो सोमवार को ही रानी को कोर्ट लेकर जाएगा। ऋषु के लिए रानी मार भी खा रही थी और उसे मार खाता देखकर मृत्युंजय सोचने लगता है कि दोनों तो बहुत तगड़े लवर है। फिर वो आरिफ से कहता है मीडिया में खबर फैलाने की रानी को बहुत मार पड़ी है, लेकिन आरिफ कहता है ऐसा करना सही नहीं होगा वरना हल्ला मच जाएगा। मृत्युंजय कहता है हल्ला ही तो मचाना है। अब न्यूज़ में दिखाया जाता है कि रानी के ऊपर डबल मर्डर का आरोप है। इससे पहले भी वो एक मर्डर कर चुकी है, लेकिन वो बच के भाग निकली। न्यूज़ देखकर ऋषु काफ़ी गुस्से में था और वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वह सरेंडर करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके लिए उन्हें रानी को छोड़ देना होगा। और यही तो मृत्युंजय चाहता था कि जिस बिल में ऋषु छुपा हुआ है वहाँ से वह बाहर निकले, और उसका प्लान काम कर गया। इसके बाद मृत्युंजय और किशोर ब्रिज पर आकर अपना प्लान बनाने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग ऋषु को पकड़ने वाले हैं। मृत्युंजय का प्लान है कि वहाँ पर वो रानी और ऋषु दोनों को मार देंगे और दोनों की कहानी यहीं पर ख़त्म कर देंगे। खैर, अब रात के समय पुलिस रानी को लेकर पुलिस स्टेशन से निकलती है और ब्रिज के चारों तरफ पुलिस की टीम को तैनात कर दिया जाता है ऋषु को पकड़ने के लिए। आखिर में वहाँ ब्रिज के ऊपर ऋषु दिख जाता है। फिर वो लोग रानी को ऋषु की तरफ भेजने लगते हैं और उसके बाद वो लोग ब्रिज की सील कर देते हैं ताकि वो दोनों भागे नहीं। लेकिन तभी पुलिस में से एक आदमी आगे बढ़ने लगता है और किशोर घबराने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। एक कांस्टेबल मृत्युंजय को बताता है कि अभिमन्यु का डीएनए डेड बॉडी से मैच नहीं हुआ, मतलब कि वो डेड बॉडी अभिमन्यु का नहीं था। यहाँ देखते हैं कि वो पुलिस असली में अभिमन्यु है जो आगे बढ़ता है। ऋषु और रानी को मारने के लिए किशोर मना करता है ऐसा नहीं करने और कहता है बंदूक नीचे करने, लेकिन अभिमन्यु रानी से कहता है कि मैंने आपसे सच्चा प्यार किया था, मैंने अपनी दिल की सारी बात आपको बताई और यह भी कहा था कि मैं धोखा बर्दाश्त नहीं करता। और वो अपना बंदूक उठा लेता है, लेकिन तभी उसमें और ऋषु में लड़ाई होने लगती है। अभिमन्यु के हाथ से बंदूक गिर जाती है जो रानी उठा लेती है, लेकिन तभी पुलिस रानी पर गोली चला देती है जिससे वो ब्रिज से नीचे लटक जाती है। ऋषु उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर पीछे से अभिमन्यु उस पर हमला
भागते ही जा रहा था, इसलिए वो अभिमन्यु को धक्का दे देता है, जिससे वो तो पानी में गिर जाता है। साथ ही ऋषु और रानी भी पानी में गिर जाते हैं। आखिर में वहाँ पर किशोर, मृत्युंजय और पूरी पुलिस पहुँच जाती है और उन्हें पानी में कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो गई, क्योंकि नदी में मगरमच्छ घूम रहे थे। मृत्युंजय सभी से कहता है, सर्च ऑपरेशन शुरू करो। अगली सुबह बहुत ढूंढने पर उन्हें नदी में ऋषु का कटा हुआ नकली हाथ मिल जाता है। उसके बाद शहर में सीसीटीवी कैमरा, हर गली, हर जगह को चेक किया जाता है। आखिर में मृत्युंजय को कुछ मिलता है, जिससे वह काफ़ी खुश हो गया था। अगले दिन पुलिस स्टेशन में मीटिंग होती है और वहाँ पर मृत्युंजय अपने सीनियर ऑफिसर को बता रहा होता है कि रानी, ऋषु और अभिमन्यु के मरने से इन तीनों को ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो लोग जिंदा होते तो जेल में बंद होते। रानी पहले से ही जेल में थी, ऋषु नील को मारने के जुर्म में जेल में बंद होता और अभिमन्यु अपने चाचा चाची और अपने परिवार को मार डाला, इसलिए वह भी जेल में बंद होता। और एक आदमी भी है जिसने अभिमन्यु को मर्डर वाले दिन सांप का जहर दिया था और उसी की डेड बॉडी उस दिन नदी के किनारे मिली थी। पूनम भी सारी सच्चाई जानती थी और इसलिए उसे भी मरना पड़ा। एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है घर के सामने का, जहां नदी से घर लौटने के बाद रानी और अभिमन्यु के घर में 15 मिनट के बाद ऋषु आता है और उन तीनों के बीच में कुछ तो हुआ था। और उसके बाद रात 10 बजे बारिश में दौड़ते हुए रानी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ऋषु और अभिमन्यु एक साथ बाहर निकलते हैं, मतलब कि उन तीनों के बीच कुछ तो हुआ था, वो लोग कुछ तो प्लान कर रहे थे। मगर उसके सीनियर ऑफिसर उससे कहते हैं कि अब उस केस को छोड़ो, मीडिया से बहुत प्रेशर है, इस केस को क्लोज करो। मगर किशोर मृत्युंजय से कहता है कि फाइल क्लोज करने से केस बंद नहीं हो जाता, सच को चाहे कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तुम्हें ढूंढ ही लेता है। अब कहानी जाती है 6 महीने के बाद और हम हिमाचल प्रदेश देवसर में रानी को देखते हैं, जो बिल्कुल सही सलामत है। देखते हैं कि उसे उस रात में अभिमन्यु ने नदी से बाहर निकाल लिया था, मगर ऋषु का कोई अता पता नहीं था। अभी रानी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, फिर वहाँ पर अभिमन्यु आ जाता है। दोनों एक साथ रह रहे थे और रानी स्कूल में हिंदी पढ़ाया करती है और उसे स्टूडेंट के कॉपी में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे वो हैरान हो गई थी। इसके बाद बिहार में हम मृत्युंजय को देखते हैं, जिसे उसकी पत्नी कहती है कि एक पार्सल आया है, किताब है जिससे मगरमच्छ की तस्वीर है। मृत्युंजय देखता है कि यह तो दिनेश पंडित की किताब है और उसमें लिखा हुआ था कि इस किताब की सिर्फ 3 कॉपीज़ हैं और उनमें से एक कॉपी पढ़ रहे हैं, जिसमें सूरज और अर्जुन मेन कैरेक्टर है और वही सूरज और अर्जुन है अभिमन्यु और ऋषु। कहानी जाती है हादसे से 3 दिन पहले और वह लोग ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर मांस डालने के लिए निकलते हैं, मगरमच्छ के लिए। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो मगरमच्छ ब्रिज वाले इलाके से दूर चले जाए। इसके बाद हादसे वाले दिन वो तीनों प्लान बनाकर पानी में कूद जाते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है, जिसे जानने के लिए मृत्युंजय को तोता मैना लवर्स पॉइंट है देवसर हिमाचल प्रदेश बुलाया जाता है। अभिमन्यु को भी एक पर्ची मिलती है जिसमें उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट आने को कहा जाता है। अभिमन्यु उस जगह पहुंचता है तो वहाँ पर रानी पहले से ही मौजूद थी, जो बिल्कुल एकदम चट्टान के किनारे बैठी हुई थी। अभिमन्यु उसे कहता है ऊपर जाने के लिए, मगर रानी उससे पूछने लगती है कि जो जहरीला सांप आपको मिला है जिससे, और पूनम हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थे, तुमने उन्हें क्यों मारा? अभिमन्यु कहता है कि मुझे वो दोनों रिस्की लगे, इसलिए मुझे उन्हें हटाना पड़ा। फिर वहाँ पर मृत्युंजय पहुँच जाता है और कहता है कि अगर रानी को कूदना ही होता तो वो मुझे क्यों बुलाती। फिर हम उस रात में फ्लैशबैक को देखते हैं जब ऋषु रानी के घर पहुंच गया था और रानी अचानक से गिर जाती है। दोनों मिलकर रानी को होश में लाते हैं और अभिमन्यु उसने दिनेश पंडित का किताब दिखाता है, मगरमच्छ का शिकंजा, और कहता है कि अगर हम तीनों को जिंदा रहना है तो हम तीनों को मरना पड़ेगा। लेकिन रानी यह पागलपन फिर से दोहराना नहीं चाहती, मगर ऋषु उसे मना लेता है क्योंकि उसके मोंटू चाचू उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। फिर देखते हैं कि जब वो तीनों पानी में कूद गए थे तो नीचे में एक मगरमच्छ मौजूद था, जो जाग जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है।
अभिमन्यु रानी को पानी से लेकर बाहर आ जाता है और रानी रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मगरमच्छ ने रिशु को खा लिया होगा। अभिमन्यु यह सबसे बहुत खुश था कि अब रानी उसी की हो गई, इसलिए रानी को मृत्युंजय को यहाँ पर बुलाया ताकि रानी रिशु के हत्यारे अभिमन्यु को अरेस्ट करवा पाए। मगर अभिमन्यु कहने लगता है कि मैंने गलत क्या किया, आप दोनों ने भी तो यही किया था, मतलब आप दोनों ने किया वो मोहब्बत और मैंने जो किया वो गलत। रानी उसे कहती है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम भले ही मुझे जीत गए लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। इसके बाद पर वहाँ से कूद कर अपनी जान दे देती है। मृत्युंजय अपनी टीम से कहता है नीचे टीम को भेजने के लिए और उसके बाद वह अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेता है। अब वो लोग एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं और मृत्युंजय एक कांस्टेबल से बात कर रहा होता है और अभिमन्यु उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, रानी की डेड बॉडी नहीं मिली ना। फिर वह हंसने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि रिशु अपने नकली वाले हाथ से उस मगरमच्छ से लड़ने लगता है और पानी से किसी तरह बाहर निकल जाता है और रानी को स्कूल में कॉपी में दिनेश पंडित की किताब की एक लाइन लिखी हुई मिलती है जिससे उसे समझ आ गया था कि रिशु जिंदा है और रिशु को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई थी। फिर रानी जब पहाड़ से नीचे कूदी थी, देखते हैं कि वह नदी में गिर गई थी और वह जिंदा है, वही सलामत बाहर निकल जाती है और उसे रिशु मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरकार दोनों एक हो गए और मृत्युंजय इस पागलपन से भरी हुई कहानी को सुनकर बस हंसते रह जाता है और उसे यह भी पता है कि दिनेश पंडित अभी भी अभिमन्यु के पिता है। और इसी के साथ फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना।